नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई में अगर हम फेरी वालों को देखते हैं जिनकी सेवा हमें मिलती रहती है तो उनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास है। लेकिन अगर हम उनकी समस्याओं की बात करें तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार उनको सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से या फिर छोटे भैया जो नेता होते हैं उनकी तरफ से बार बार उनको परेशान होना पड़ता है। और हम अंधेरी ईस्ट में आज हैं और हम पहले कुछ चेहरे दिखाएंगे आपको कि ये सब के सब इसी सेवा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं से इनका जो मकसद है वो ये है कि मुंबई की सेवा की जाए। लेकिन सवाल है कि इनकी सेवा कब करेगी सरकार और इनकी जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करने की दिशा में कब पहल किया जाएगा। लेकिन बातें अक्सर हो जाती हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी हमने कई बार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देखा है कि फेरी वालों को बैठने नहीं दिया जाता, उनको तंग किया जाता है। सिंह साहब हमारे साथ हैं जो आज़ाद होकर यूनियन चलाते हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। सिंह साहब, आप बताइए कि सबसे बड़ी बड़ी समस्याएँ क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर जो कानून का उल्लंघन है, जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, इनको जरा सी डर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक फेरी वालों को लाइसेंस नहीं देते तब तक उनको उठा नहीं सकते हो। वकील लोगों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे जितने हाई कोर्ट थे उनको अधिकार दिया कि फेरी वालों को समस्या आप देखिए। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जितने फेरी वाले हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है, जब तक उनको लाइसेंस नहीं देते हो, उनका सर्वे नहीं करते हो, हाकिंग जोन नहीं बनाते हो, तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इसके बावजूद भी ये सरकार एक नया कमिश्नर लाया है, अजय मेहता, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता मी जे बोलतो ते ठामपणे कायदेशीर काम करतो, तुम्ही आमच्या विरोधात जायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टात जा, माझ्या विरोधात तुम्ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। याचा अर्थ काय हो? यांना काय माहीत नाही काय हे काय आपले कुठला एक आहे की ते एक्झाम कोण देतो आणि IAS ची डिग्री कोण घेऊन येतो, हे मला वाटतं हे असेच लोक आहे। यांना खरोखर IAS ऑफिसर नाहीच आहे। यांना सुप्रीम कोर्ट काय आहे, हाई कोर्ट काय आहे, ॲक्ट काय आहे ते सुद्धा माहीत नाही आहे। फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करतात आणि म्हणतात की तुम्ही सुप्रीम कोर्ट जा आणि आमच्या विरोधात तुम्ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। इसका मतलब ये है कि इनको कहीं भी जरा भी न तो कोर्ट की डर है न जनता की डर है। इनको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जिन फेरी वालों ने आपको इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, यही मजदूर, यही टैक्सी वाले, यही रिक्शा वाले, यही फेरी वाले, जब आपने श्रमेव जयते का नारा दिया तो सारा दुनिया में जितने भी भारतीय रहने वाले थे और भारत के लोग आपके सराखों पर बैठाया, आपको समर्थन दिया। कांग्रेस जो 60 वर्षों से राज कर रही थी उसको 44 सीट पे टिका दिया और तुमको समर्थन दिया। इनके साथ, अगर इनके ज़िंदगी के साथ, इनके रोटी के साथ, इसके पेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो दिन दूर नहीं है कि तुम भी 44 पे आओगे। यहाँ तक कि पिछला तुम्हारा रिकॉर्ड जो 2 सीट का है उस पर जाएगा और तुमको कोई सत्ता में रखने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी पर यकीन करते हैं, भरोसा, और जिस तरह से मोदी सरकार ने ये कहा था, मोदी सरकार बनने से पहले ये बात की गई थी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सारे लोग आज परेशान हैं क्योंकि रोज़ी रोटी को लेकर जो लड़ाई होती है उसमें भी कहीं ना कहीं से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से BMC के जो कमिश्नर हैं उनका जो हस्तक्षेप आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी भी अवहेलना की जा रही है। शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा है ये बहुत ही घातक मानी जा सकती है क्योंकि आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। फेरी वाला, मैं ये कहना चाहती हूँ, फेरी वाला अब वो फेरी वाला नहीं रह गया है जो लोग पहले समझते थे। आज भारत देश के अंदर जो हमारा संविधान चलता है, उस संविधान के अंतर्गत एक एक्ट पास कर दिया गया है, जो एक्ट जिसका नाम है 714, जो 1 मई 2014 को महाराष्ट्र की सरकार ने उसको पूरी तरह से लागू कर दिया है। 9/9/2013 सर्वोच्च न्यायालय, देश का जो सबसे सर्वोपरि न्यायालय जिसको कहते हैं, वो न्यायालय ने फेरी वालों के भविष्य को सोने की कलम से लिख दिया। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक आप फेरी वालों का सर्वे नहीं करते, उनको लाइसेंस नहीं देते, तब तक वह फेरी वाला पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको धंधा करने का अधिकार है। और ये आदेश न केवल मुंबई, महाराष्ट्र, बल्कि भारत देश के 2 करोड़ फेरी वालों के लिए आया है। इसके बावजूद जो एक्ट पास हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक, वही सेम लाइन दोहराई गई है, जब तक आप फेरी वालों का सर्वे नहीं करते, लाइसेंस नहीं देते, अंडर सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सारे फेरी वाले सुरक्षित हैं। यही बात को लेकर के, इसके बावजूद महाराष्ट्र की मुंबई सत्ता में जो बैठे हुए महानगर पालिका कॉरपोरेशन में, मुझे नहीं पता कि कैसर हिटलर शाही कमिश्नर यहाँ पर आ गए हैं। पहले हम सुनते थे हिटलर का ज़माना है, लेकिन आज हमें
बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी की सत्ताधीश सरकार जो है, उन्होंने एक ऐसे हिटलर को ला करके महानगर पालिका की कुर्सी पर बैठा दिया है, कमिश्नर के पद पर, जिनको यह आदेश दिया गया है कि मुंबई के फुटपाथ से सारे फेरी वालों को नस्तो नाबूद कर दो। ये बहुत बड़ी चुनौती है और मेरी समझ से अगर कोई कमिश्नर पढ़ा लिखा हो, पूरी डिग्री ठीक ठाक हो, तो ऐसा नहीं करेगा। या तो डिग्री में कोई गोलमाल है, या तो सत्ता कह रही है तुम जो करना है वो करिए, हम तुम्हारे पीछे हैं। इसको ही लेकर के, इसी को चैलेंज करके हम लोगों ने हाई कोर्ट में 12 अगस्त को एक ऑर्डर आया है, जिसमें हम लोगों ने अपील फाइल की थी पूरे मुंबई के फेरी वालों के लिए, महाराष्ट्र के फेरी वालों के लिए। उसमें साफ साफ दिखाई दिया है, साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में 1 मई 2014 से उस जीआर के अंतर्गत इसको कानून को पास किया गया है, और जब तक 1/5/2014 तक जो फेरी वाले धंधा कर रहे थे वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह महानगर पालिका नोंद लें। इसके बावजूद जगह जगह कार्रवाई हो रही है, आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब लग रहा है, भारत देश के लोकतंत्र में कानून का मजाक उड़ाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मजाक उड़ाया जाता है। इससे बड़ा भद्दा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अब मुंबई के फेरी वालों ने, आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने तय किया है कि इनको पूरी तरह से सबक सिखाना है। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मोर्चा 24 अगस्त को निकाला था, वहाँ पर उनसे मुलाकात की थी और वहीं पर निर्णय लिया था, हम कायदा दिखाएंगे, कायदे के अनुसार चलेंगे। अगर आपके अधिकारी कायदा देखते हैं तो ठीक है, वरना जगह जगह हम गाड़ी रोकेंगे। जो कायदा है, जो एक्ट है, उसको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। और मैं ही नहीं, हम कोई भी कायदा हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम ये ही बात को लेकर के 14 तारीख को मैं आपको बताना चाहती हूँ, महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका नहीं बल्कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वहाँ पर भी इस तरह से हिटलर शाही चल रही है। और ताज्जुब की बात यह है, वहाँ पर कुछ अलग ही गेम है। वहाँ पर सारे नेता इन्वॉल्व हैं और दुर्भाग्य ये है कि पूरे के पूरे बीजेपी के, चाहे वो वहाँ की महापौर गीता जैन हो, चाहे दीप्ति भट्ट हो, चाहे प्रशांत दलवी हो, जो भी नगर सेवक से लेकर के नरेंद्र मेहता, वहाँ के एमएलए। मुझे ताज्जुब लगता है, एमएलए जैसे लोग फेरी वालों से पैसा खाना चाहते हैं, अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता, पूरी तरह से उनके सामान को ध्वस्त करते हैं महानगर पालिका की आड़ में। एमएलए और नगर सेवक बीएमसी की गाड़ी में बैठ करके माल उठाते हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र में बहुत वाकई, जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन कर लाते हैं कि हमारी रक्षा की जाएगी, हमारी सुरक्षा के बारे में वो सोचेगा, उसके बावजूद अगर फेरी वालों के साथ उनका जो बर्ताव है वो इस कदर है, यानी जो स्वार्थ का जो रिश्ता है, लालच का जो रिश्ता है, बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है कि हमने आपको चुना है, हम अपनी कहीं ना कहीं से हम आज़ाद होना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम गुलामी की बात करते तो हमने अंग्रेज़ों से गुलामी मुक्ति तो पा ली है, लेकिन अभी भी जो समाज में भ्रष्टाचार की बात करते हैं या फिर जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और उसमें जनप्रतिनिधि हो या फिर बीएमसी के कमिश्नर साहब हों, तो समझा जा सकता है कि उनकी इच्छा शक्ति में किस कदर खोट है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, किस तरह की परेशानी होती है, क्योंकि आप धंधा लगाते हैं रोजी रोटी के लिए, आपको किस तरह से परेशान किया जाता है? देखिए, ऐसा है सर कि हम लोग तो बगल में ही अपना पूजे पाठ का धंधा है, और जब गाड़ी आती तो हम लोग काफ़ी डरे से हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते रहते हैं और डर की वजह से कमाई में मज़ा नहीं आता है। डर के आगे क्या है, कुछ नहीं। डर के आगे जीत है, लेकिन अब सबको एक होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम भी आपके विरोध में उतर कर आएंगे। और लगातार इन लोगों ने हमेशा से यही कोशिश की है कि जो भी गलत तरीके से काम होता है उसको बंद किया जाए। बहुत सारे लोग हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सर, हम अंधेरी वेस्ट से, हम भी फेरी वाले हैं। हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है और बुरी तरह से हमारे फेरी वाले भाइयों के ऊपर ज़्यादा ही अत्याचार होता है। हमारी कोई सुनता नहीं, ना कमिश्नर बीएमसी सुनती है, ना पुलिस कमिश्नर सुनता है। हर तरफ से हफ्ता देते हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी गरीब को छुटकारा नहीं है। इसमें बहुत से चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसका मुँह तोड़ जहाँ अभी मैडम भी की, आज़ाद मैदान में मोर्चा लिए, अच्छी तरह से मोर्चा लिए, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं मिला। गरीब की कहीं सुनते ही नहीं है। और सर जी ने भी क्या, बीजेपी को लाने के बाद भी 2 सीट पे वही हाल होने वाला है। कोई किसी की सुनने वाले, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं सर, यही सब। हर लोग मनमानी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में जो खुशी का जो वक्त होता है वो होता है रोजी रोटी धंधा, उस पर कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है सर। तो कोई चांस ही नहीं कि कभी खुशी आने वाली है। तो ऐसा भी बीजेपी का राज चल रहा है कि जिसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और न कोई सुनने वाला है, न कुछ होता है देने के, हफ्ता देने के, कुछ सब कुछ देने के बाद में भी कोई सुनने वाला नहीं है। वही भागना पड़ता है, वही भागना पड़ता है। 9 बजे तक हम लोग को धरना लगाने कोई टाइम ही नहीं मिलता है। उसमें क्या हम लोग रोजी रोटी करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। ऐसा चल रहा है, माहौल चल रहा है भाई कि क्या करेंगे इसमें? कोई सुनने वाला है नहीं, गरीब लोगों को कौन सुनने वाला सर? सिस्टम है यहाँ पर
कानून भी है, उसके बावजूद इनका जो कहना है, इनका जो दर्द है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। समझा जा सकता है कि वाकई अगर हम अच्छे दिन की बात करते हैं तो उसमें कितनी सच्चाई, बिल्कुल अगर हम खोखलेपन की बात करें तो खोखलापन ही सामने आया है। अपना नाम बताइए। रामचंद्र मिश्रा। आप किस तरह से परेशान होते हैं? अगर हम लोगों को बीएमसी आती है, पूरा माल ध्वस्त कर देती है, बुलडोजर से तोड़ देते हैं। पहले रोकड़े साहब तोड़ते थे तो भी राहत था, लेकिन जब से ये कमिश्नर अजय मेहता आया हुआ है, इतना परेशान कर रहा है कि हफ्ता भी लेता है और माल भी तोड़ता है। माल जो जाता है पूरा का पूरा चोरी हो जाता है। हफ्ता भी लेता है, माल भी तोड़ता है। हाँ, और जो माल गोडाउन में जाता है वहाँ पे पूरा का पूरा चोरी हो जाता है। और चोरी होने के बावजूद भी जब हम जाते हैं उसका डबल तिबल चार्ज बोलते हैं हम लोग, यहाँ तक कि माल छोड़ के चले जाते हैं। और इससे बहुत परेशानियाँ हैं। यहाँ पे आज़ाद हाकर था तब तक बहुत राहत था, अभी थोड़ा ये बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं अभी ये लोग। बिल्कुल, आप लोग बहुत जो मेहनत के साथ सेवा करते हैं और आपकी जो मेहनत है उससे तो हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी तरफ से किसी नेता ने ये कहा कि जो फेरी वाले को परेशान करने आएंगे हम उनको मारेंगे, तो आपको कितना उसका असर, अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा? संजय निरुपम ने जो कहा था। नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, हम बहुत जगह से आज 40 बरस से यूनियन चला रहे हैं, गाड़ी चलने नहीं देते हैं, गाड़ी के आगे रोक, हम पहुँचते हैं तो गाड़ी के आगे सो जाते हैं। जब तक पुलिस जा करके हमारी डायरी नहीं बनाती हम गाड़ी चलने नहीं देते हैं। लेकिन मारना पीटना, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारा सामान लेके जाते हैं, बिना पावती के छोड़ते हैं। बिना पावती के कोई केवल सामान यहाँ से लेके जाना, 1000, 2000, 3000, 500 रुपया लेना, छोड़ देना। और उससे बड़ा ताजुब है 227 नगर सेवक जिनका काम है कि महानगर पालिका का कहाँ राजस्व नुकसान हो रहा देखना। ये पता नहीं क्या सूंघ करके बैठे, हमको लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। 227 नगर सेवकों को दिखता ही नहीं कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। अगर ये फेरी वालों का पैसा जो महानगर पालिका के खीसे में जा रहा है ये राजस्व के रूप में बदले तो मुंबई की सड़क स्वचालित सड़क बन सकती है। यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं होगी, हॉस्पिटल में अच्छे दवाइयाँ मिलेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये सब चंद लोगों की खीसे में जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई लेबर, कोई लोरी इंस्पेक्टर, कोई एसएल इसको हजम कर जाएगा। हजारों करोड़ रुपए जो हफ्ते के रूप में जा रहे हैं, ये लेबर से लेकर के कमिश्नर तक का खीसा गर्म कर रहे हैं। मेरा ये आरोप है कि भाजपा सरकार ने एक ऐसा बोला था कि हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, इसलिए पूरा देश उनके साथ हो गया था। न खाएंगे न खाने देंगे। खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन पता नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो हम अभी भी हम भरोसा कर रहे हैं कि मुमकिन है उन्हें मालूम न हो क्या चीज़ मोहब्बत होती है। ये जो यहाँ पर चल रहा है महाराष्ट्र सरकार में, मोदी सरकार अगर हमारी आवाज़ सुने तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार में तो तुम्हारी सत्ता फिर से नहीं आएगी, ये निश्चित समझ लो। क्योंकि यहाँ का टैक्सी वाला परेशान है, यहाँ का रिक्शे वाला परेशान है, यहाँ का मजदूर परेशान है, यहाँ का किसान परेशान है, और सबसे बड़ी ताकत जो एक मैसेंजर का काम करता फेरी वाला परेशान है। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी की शक्ल में हम फेरी वालों को देख रहे हैं, एक एक आम आदमी ने अपनी मेहनत दिखाई है इस मुंबई को विकसित करने में, मुंबई को आगे बढ़ाने में, और हर किसी का योगदान है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई देता है तो मुंबई के तरफ से जाता है। अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाएं भी भारी संख्या में फेरी का धंधा करती हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं हैं? आपके पास किस तरह से शिकायतें आती हैं? नहीं, उनकी समस्या ये है, एक तो महानगर पालिका के अधिकारी जाते हैं, वो जब अपना आदेश दिखाती हैं, वो आदेश को पढ़ना और देखना तो बहुत दूर की बात है, उनको एकदम भद्दी गाली देना, वो आदेश की कॉपी उठा करके फेंक देना, उनका सामान उठा के फेंक देना। महिलाएं अपने बच्चों को घर में छोड़ करके आती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ करके धंधा करती है। मुझे ताज्जुब लग रहा है, ये सरकार ने कहा था कि ये फेरी वाला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो सारे फेरी वालों, क्योंकि वो फेरी वाले ही थे, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बात अलग है। लेकिन मुंबई नहीं, हिंदुस्तान के 2 करोड़ फेरी वालों को एक बल मिल गया था कि हमारे बीच का व्यक्ति, हमारे दर्द को जानने वाला व्यक्ति, जो हमें पहचानता है, वो व्यक्ति आज हिंदुस्तान की कुर्सी पर राज करेगा, तो हमारे दर्दों को समझेगा और हमारे दर्दों का कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में आज मुझे ताज्जुब लग रहा है आशुतोष जी कि जहाँ पर भी विरोध कर रहे हैं फेरी वालों का, वो भाजपा के ही लोग हैं। आप पार्ला वेस्ट चले जाइए, वहाँ पर सावंत नाम के एमएलए हैं, वो बीएमसी की गाड़ी पर बैठ करके मीठीबाई कॉलेज के सामने के लोगों का सामान उठा करके लेके जाते हैं और दादागिरी करते हैं। बीएमसी की गाड़ी पर बैठ करके मनोज कोटक करके हैं, वो वहाँ पर पूरी तरह से अत्याचार कर दिए। जहाँ जहाँ भी
खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ, उज्ज्वला मोदक जोगेश्वरी में है, वो भी पूरी तरह से हिंदू फ्रेंड सोसाइटी रोड को उजाड़ दिया गया है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, इस समय फेरी वालों को वहाँ पर ज़्यादा तकलीफें हैं, वहाँ पर ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या इसीलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र में बीजेपी को आगे लाया? आप लोगों को शायद उन लोगों ने मछली समझ लिया होगा। बिल्कुल मछली समझ लिया है, लेकिन वो नहीं जानते कि अगर मछली किसी के गले में अटक जाए तो न निगल सकती है, न उगल सकती है। ये मछली वो काम कर सकती है जो पिछली सरकार ने देखा है। बहुत चंद दिनों की बात है, 3 साल संघर्ष हम कर लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर वापस हमको तो ऐसा लगता है ये लोग जंगल में लकड़ी खोजने गए थे। मैं महाराष्ट्र की सरकार की बात करती हूँ, मैं केंद्र पे अभी इस तरह से प्रकाश नहीं डालूंगी। महाराष्ट्र में लकड़ी बीनने गए थे, लेकिन सोना इनके हाथ में लग गया है। पूरी तरह से ये अत्याचार बढ़ गया है इनका। भ्रष्टाचार कहते हैं कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन आज भी मैं आपको सिद्ध करके देती हूँ। 324 करोड़ रुपया हफ्ता 1995 में था, आज वो हफ्ता हजार करोड़ रुपए में बदल गया है। 1000 करोड़ रुपया हफ्ता है ये मुंबई महानगर पालिका का। आप सोच लीजिए, जहाँ पर इतना करप्शन हो जिस महानगर पालिका के अंतर्गत, वहाँ पर फेरी वालों को यदि लाइसेंस दे दिया जाए और वो लीगल रूप से बैठ जाएगा और वो महानगर पालिका के रेवेन्यू में पैसा जाएगा, तो ये भ्रष्टाचारियों के खीसे पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। इसीलिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, फेरी वालों को उजड़ाओ। ये हाकिंग जोन बनाते हैं, कहाँ पर जाके बनाते हैं मैं आपको बताऊँ, वो पाली हिल में जाते हैं, ऋषि कपूर के बंगले के पास। ताजुब है कि ऋषि कपूर के बंगले के बगल में कभी फेरी वाला बैठा नहीं था। ये जानबूझ के ऐसी जगह जाते हैं जहां से बड़ी बड़ी आवाजें निकले और हॉकिंग जोन का विरोध हो और फेरी वाले फिर से इल्लीगल बन के धंधा करें और हम इनसे हफ्ता लेते रहें। हफ्ता लेने का जो दौर है वो बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन इस देश में जो जनता है अजीबोगरीब स्थिति में जीती है। कभी हम किसी को भगवान मानते हैं, गणपति मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब पूरा कार्यक्रम जब खत्म होने लगता है तो हम विसर्जन भी करते हैं। तो ये जो विसर्जन की प्रथा है, ये भ्रष्टाचार का जो दौर है, उसको विसर्जित करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं भगवान से मनाता हूँ कहीं चाइना का तरीका यहाँ पर न अपनाएं लोग। हमेशा लोकतांत्रिक ढंग से बदलें, ये नहीं तो एक बार यही लोग, नेता लोग ही पुलिस को बोलते थे इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर कार्रवाई, इसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन जब पुलिस को समझ में आया हम जिसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ये हमारा किसान है, हमारा भाई है, हमारा फेरी वाला है, हमारा टैक्सी वाला, हमारा रिक्शा वाला है, उन्होंने क्या किया, बंदूक की जो नोक थी उसको घुमा दिया और नेताओं को बलि चढ़ा दी। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने पावे। हमेशा यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से बदली हो, नेताओं को मेरी आवाज़ पहुँचती हो, उनसे मेरी इल्तजा है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र की बुनियाद जो है हिंदुस्तान में बहुत नीचे तक गई हुई है, उसको हिलाने की कोशिश मत करो। नहीं तो CPI-ML जो नक्सलाइट लोग हैं, अगर वो लोगों ने उन लोगों की तरह लोग हाथ में बंदूक उठा लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी इल्तजा है, मेरी प्रार्थना है, हमारा लोकतंत्र जिंदा रखो और पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर आप अगर हो सके तो पाबंदी लाओ। बस इतना ही मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर हम मुंबई की खूबसूरती की बात करते हैं, मुंबई को जिस तरह से हम हमेशा भागते हुए देखते हैं, कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है मुंबई, और यही इसकी पहचान है। और जाहिर सी बात है, ये जितने लोग हैं अपने अपने तरीके से अपनी मेहनत से मुंबई को वही रफ्तार देते हैं, वही गति देते हैं, ताकि मुंबई की जो ज़िंदगी है, मुंबई की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस ना आए, बदलाव ना आए। क्योंकि मुंबई हम सब की है और हम जानते हैं कि मुंबई में समस्याओं की कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई का अपना पूरी दुनिया में नाम भी है, बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, आप कितनी परेशान होती हैं? अरे हम तो बहुत परेशान है भाई साहब, हमारी तो ज़िंदगी बीत गई, 70 साल हो गए यही परेशानी में उठाते उठाते, बाकी फिर भी फुटपाथ पर हूँ। सारा म्यूनसिपाल्टी पुलिस को सरकार बदली, आपकी समस्याएं नहीं बदली? हमारा समस्या कहाँ बदली, वैसे ही पड़े हो रोड पर। ये जो बदलाव के संकेत की बात करती है सरकार, कहती है अच्छे दिन आएंगे, हम सब कुछ बदल के रख देंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वाकई इनकी जो तकलीफें हैं जस की तस पड़ी हुई हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए और बताइए कितनी समस्याएं हैं आपकी? अमरपाल तिवारी। फेरी वालों से लेके रिक्शा, टैक्सी, झोपड़पट्टी, ऐसा कोई नहीं है। जब से सरकार आई सारे के सारे लोग समस्या से ग्रसित हैं, और आज सत्ता से लेके ऑफिसर तक इनके ही लोग बैठे हैं जो पूरी मनमानी कर रहे हैं, ना कोर्ट का सुन रहे हैं, ना कोई आदेश मान रहे हैं, ना कानून का सुन रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 1 साल पहले टाउन बेंडिंग कमेटी बनी, फेरी वालों का सर्वे किया गया, फेरी वालों को रेगुलाइज करने के लिए आर्डर दिया गया। आज वही कमिश्नर, पता नहीं ये पढ़े हैं लिखे हैं, जिनको कानून का कुछ भी जानकारी नहीं, ऐसे कमिश्नर को लाके बैठा दिए हैं। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनके ऊपर से शायद जा रहा होगा, ये भी बात हो सकती है। तो वो ये भी नहीं मानने को तैयार हैं कि कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है, जबकि सर्वे के बाद और एक्ट आने के बाद जितने फेरी वाले धंधा कर रहे थे सब रेगुलाइज हैं, सबको लाइसेंस देना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये सब अनऑथराइज हैं। बेंडिंग कमेटी बनी, बेंडिंग कमेटी बनने के बाद अभी तक एक भी मीटिंग नहीं लिया गया, और बेंडिंग कमेटी में साफ साफ और एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि फेरी वालों के विषय में जो भी फैसला किया जाएगा बेंडिंग कमेटी करेगी। कमिश्नर ये सबसे ऊपर होके अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि या तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं या तो इनके ऊपर किसी का हाथ है, सत्ता इनके पीछे है और वो अपनी मनमर्जी पे लगे हुए हैं, ना कोर्ट का मान रहे हैं ना आदेश मान रहे हैं। हाथ है तभी तो नगर सेवक हों, एमएलए हों या फिर बाकी जो लोग हैं, कुल मिलाकर जिस तरह से सलमा जी ने इशारा किया कि मीरा भाईंदर से लेकर मुंबई की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि हैं जिनके मन में स्वार्थ है पैसे का, बहुत सारे लोग हैं। बताइए आप किस तरह से इसका निवारण चाहते हैं? सर, हम निवारण इस तरह चाहते हैं, हम खुद फेरी का धंधा करते हैं, भात सब्जी का धंधा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धंधा करते हैं, लेकिन हम भी एक पक्ष से जुड़े हुए हैं। इसी पक्ष यही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी तारीफ हम करते थे। आज ऐसा, आज इन्हीं के लाइन में हमें खड़ के इनका ही मुर्दाबाद कहने की हमें इच्छा होती है। और हमें हमारी अगर आवाज़ फडणवीस तक जब पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, तो कम से कम ये मुंबई में इस कमिश्नर, इस हरामखोर कमिश्नर को कम से कम यहाँ से निकाल फेंके, ये मेरी गुजारिश है। मैं अंधेरी ईस्ट में, मैं वार्ड का एक पदाधिकारी भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ये जो दर्द है ये बनावटी दर्द नहीं है, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी पार्टी का निशान कमल है, लेकिन इनके चेहरे पर जो मुरझाहट है उसको देखकर बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी हाँ ये अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रकट करता है, रोष प्रकट करता है, समझा जा सकता है कि उसके मन में कितनी कुंठा है, कितनी समस्याएं हैं और कितना दर्द है। सलमा जी, ये जो अगर हम कई बार आरोप सुनते हैं कि फेरी वालों ने कब्जा कर लिया है, बहुत जगह ऐसा आरोप होता है, उस बारे में क्या तथ्य है और क्या सत्य है? नहीं, देखिए, ये एक र्यूमर है मेरी समझ से। फेरी वालों ने कब्जा कर दिया। फेरी वाला जिस जगह पर 40 बरस से उसकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी धंधा कर रही है, यदि वो जगह को ये कह दें कि वो कब्जा कर दिया है, तो मेरी समझ से ये गलत है। 95 के पहले के जितने भी झोपड़े थे, 1990 या 1995 के, क्या वो लोग मुंबई में आकर के पहले वहाँ पर जगह पे नहीं बैठे, कोई व्यवसाय नहीं करे, या वो अपना ताड़पत्री बांध करके उस जगह को अपना घर नहीं बनाया? यही सरकार ने उसको पूरी तरह से मान्यता दे दिया, उनको एसआरए के अंतर्गत फ्लैट दे दिया। ये फेरी वाले जहाँ पर 3 पीढ़ी चुका चुके हैं, आज उनके बच्चे का बच्चा धंधा कर रहा है, अगर उस जगह को ये लोग कहते हैं कब्जा कर दिया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। और इसी र्यूमर को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट आया जिसका नाम 714 है। आदरणीय अजय माकन जी केंद्र मंत्री जब यहाँ पर आए थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप फेरी वालों को बैठाना चाहते हैं और राह चलने वाले लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 19/1/G ये है फेरी वालों का, फेरी का धंधा फेरी वालों का मौलिक अधिकार है कुछ बंदिशों के तहत। 19/1/D ये है जो चलने वाले लोग हैं, राहगीर लोग हैं, ये उनका चलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये दोनों मौलिक अधिकार आपस में टकरा रहे थे, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय जाया गया और वहाँ पर ये निर्णय आया कि यदि हम डिसिप्लिन से फेरी वालों को कायदे के अंतर्गत अगर बैठाते हैं तो फेरी वाला बैठ भी सकता है, चलने वाला चल भी सकता है। और मुंबई जैसे शहर को और अन्य सिटी जितनी भी हिंदुस्तान में है, वहाँ पर फेरी वाला एक बहुत बड़ी मिसाल बन करके मुंबई को सुंदर बनाने का काम, एक एडिशनल ब्यूटी बनाने का काम फेरी वाला कर सकता है। आज मुंबई की 70% जनता इन फेरी वालों पर निर्भर है। हो सकता है कुछ न्यूज़ चैनल के लोग भी इसमें हो। बड़े बड़े ऑफिसों में आप देखते होंगे, MIDC जैसा ऑफिस जहाँ पर हीरे की और सोने की पॉलिश होती है, जवेरी बाजार जहाँ पर हीरा मार्केट है। हमारी तरफ तो इशारा नहीं है ना। नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, मीडिया में भी सारे लोग पैसे वाले होंगे, मुझे नहीं लगता है। हर वर्ग में, भले कंपनी में बड़े काम करते हैं, लेकिन नीचे उतर करके जो सड़क पर बैठता है उससे सैंडविच खाते हैं, उससे खाना खाते हैं, उसी सब खाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जनता नहीं है, ये जनता की, मुंबई की 1.25 करोड़ जनता को एक अच्छा, सस्ता और समय पर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है, एक बहुत बड़ी सुविधा है। इनकी समस्या को समझें, सरकार को ये समझना चाहिए, ये हमारा कहना है।
सच बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन अगर हम इनकी लड़ाई की बात करें तो कहा जा सकता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब कानून को अपना सख्त रूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उसमें कौन लोग शामिल हैं? मुंबई बीएमसी के कमिश्नर साहब और जनप्रतिनिधि, जिनको सत्ता में रहने का जो मलाई होती है सत्ता की, वो मिल गई है। उसके बावजूद भी वो लालच से दूर नहीं हो पाए हैं और जाहिर है उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है। तो वक्त आ गया है अब बदलाव का। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बदलाव तभी होगा जब क्रांति होगी, और क्रांति तब होगी जब हम सब मिलकर जागेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। फिलहाल आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।